बाइक लेने के बाद बाइक के पैसे भी पे कर दिए जी। जस्ट बिकॉज बैंक वालों ने नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं इशू किया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पे इतना इम्पैक्ट आया कि मतलब आप अगला बिजनेस भी नहीं स्टार्ट कर पाते। और उसका कारण हुआ क्रेडिट स्कोर, जो कि है कंपनी सिबिल ट्रांस यूनियन, करेक्ट? यस जी। सिबिल का हर बार एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है, अपडेट विच वी हैव डन इट इज बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अरे मतलब तुम एक साइड रहोगे क्या? आइडियली देखा जाए तो सिबिल जो है एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग इंडिया एक्स में। ये एक ऐसा शो है जहां पे हम सच्ची घटनाओं को आप तक पहुंचाते हैं, जहां पे आप जैसे एकदम सिंपल लोग जिनके साथ कभी अन्याय होता है, उनकी बात अगर कोई नहीं सुनता तो हमारे शो में आके आप अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही में आपकी आवाज़ जो है हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको गाइड करेगी। आपने देखा होगा कि हर एक इंसान अपने जीवन में जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसकी आशा होती है, उसकी इच्छा होती है कि वो अपना खुद का घर ले, अपनी बाइक ले, अपनी गाड़ी ले। इसी आशा को पूरा करने के चक्कर में आप जो है अपने पैसे कहीं से जुटा के डाउन पेमेंट करते हो, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपको लोन मिल जाती है। लेकिन उसके बाद जब आप लोन क्लोज करते हो तो उसे कैसे क्लोज करना है, क्या आप कोई स्कैम में तो नहीं फंस रहे हो? तो ये एक बहुत ही टेक्निकलिटी की बात है और इसमें कई लोग फंस जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है आप में से ही एक व्यक्ति जिनके साथ ऐसा एक स्कैम हुआ है कि स्कैम जो है किसी एक बड़ी बैंक ने किया हुआ स्कैम है। आज उसकी बात हम करेंगे डायरेक्टली उन्हीं से और हम जानेंगे उनकी कहानी। जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। और पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे शो पे आए, आप अपनी कहानी हमसे कहेंगे और लोगों को एक अवेयरनेस होगी कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ था। जी, तो पहले तो निखिल जी थैंक यू वेरी मच मुझे ट्रेंडिंग इंडिया एक्स के इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और मेरी बातें आपकी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। मैं भी चाहता हूं कि मेरी आवाज़ को सुने। आज लगभग 12-15 साल हो गए, ना बैंक मेरी बातें सुन रही है, ना कोई रेगुलेटरी मेरी बात सुन रही है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और सर्विस ओरिएंटेड बंदा हूँ। मेरी फैमिली में मेरे डैड रिटायर्ड है, मम्मी हाउसवाइफ है। 2012 की बात है जहाँ मैं एक बाइक लोन लेने की प्लान कर रहा था। सर्विस चल रही थी अच्छी खासी, अच्छा खासा पैसा से सैलरी आ रही थी। तो मेरी ऑफिस ट्रैवलिंग के लिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ बाइक लोन लिया जाए। सो मैंने एक यामाहा करके एक ब्रांड है उसे अप्रोच किया जिसकी बाइक ज़्यादा ट्रेंड में थी उस टाइम। तो 2012 में मैंने एक बाइक लोन के लिए अप्लाई किया एंड कुछ पैसे जुटा के डाउन पेमेंट करके मैंने लोन लिया। अब लोन टेन्योर था 3 साल का, 36 मंथ्स का। अच्छा खासा इंस्टॉलमेंट पे हो रहा था, टाइम पे मैंने सारे इंस्टॉलमेंट्स पे किए। कुछ पेमेंट्स आगे पीछे हुए जिसका मैंने एडिशनल चार्जेस भी जो बैंक क्लेम करती है मैंने वो पे कर दिया। मेरा टेन्योर ख़त्म होता है 2015 में। अब जैसे कि 90% ऑफ द ऑडियंस को अवेयरनेस नहीं है कि लोन क्लोज होने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। उस टाइम पे मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल। 2015 में लोन क्लोज होने के बाद मैंने भी इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है लोन क्लोज हो गया। मैंने भी एजम्पशन ले लिया कि मेरा लोन क्लोज हो गया, मेरी बाइक फ्री हो गई। हम लोग कि मतलब हमने पैसा पे कर दिया, लोन क्लोज हो गई। और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे कि लोन क्लोज होने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। अब 2015 चला गया, 2016 चला गया, 2017 में मुझे उस शो कॉल्ड बैंक जो है जिनसे मैंने लोन ली 2017 में उस बैंक से मुझे एक लेटर आया। उस बैंक का नाम है टाटा कैपिटल, जिससे मैंने लोन ली थी। ठीक है। मेरे लोन्स ऑलरेडी क्लोज हैं, मेरे पास सारे ECS के डेटा थे, सब कुछ था मेरे पास। अब उस लेटर जो भेजती है बैंक्स तो वो नॉर्मली इंडिया पोस्ट से भेजती है, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी। करेक्ट। सो लेटर्स आए, रिसीव हुए, पढ़े हुए, मैंने भी इग्नोर किया। ठीक है। ये सिलसिला चला कुछ लगभग 2 साल तक। 2 साल तक। बैंक्स हर 3-4 महीने में मुझे एक लेटर भेजती थी कि आपका EMI आउटस्टैंडिंग है, प्लीज पे द अमाउंट। और जैसे जैसे 3-3 महीना बढ़ते गया वो उस मंथ का इंटरेस्ट भी ऐड ऑन होते गया। सो मैंने भी इग्नोर किया। मैंने उस टाइम में मुझे भी अवेयरनेस नहीं था। अब सडनली 2018 में मुझे कोटक बैंक से एक लेटर आया कि आपका टाटा कैपिटल का लोन अब ट्रांसफर हुआ है हमारे पास। बिकॉज कोटक ने फुल्ली टेक ओवर कर लिया टाटा कैपिटल को इन टर्म्स ऑफ ऑटो लोन। तो 2018 में वो लेटर्स भी आने शुरू हुए, तो वापस वही सिलसिला चला।
2019 चला गया, मैंने भी इग्नोर किया जी। अब 2020 में लॉकडाउन आया, उसके बाद जैसे ही बाकी के बैंक्स के रिकवरी एजेंट्स एक्टिव हो गए, हाँ। वैसे एक रिकवरी एजेंट ने मुझे भी कॉल किया और मुझे अप्रोच किया कि सर आपका इतना आउटस्टैंडिंग है, 4 साल का आपका इंटरेस्ट है और ये सारा कुछ करके आपको पे करना है, लोन आपका बाकी है। अब 2020 जैसे ही ख़त्म हुआ, जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मुझे कुछ फिशी लगना शुरू हुआ ओके कि कुछ तो गड़बड़ है, इतने लेटर्स आ रहे हैं तो कुछ तो चीज़ हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। सो 2021 में उनके जो रिकवरी एजेंट ने मेरे से कम्युनिकेशन किया, मैंने उनसे बात किया, बोला कितना आउटस्टैंडिंग आप बताइए। मैंने पैसा जोड़ जाड़ के सब कुछ करके, कुछ मेरे पास सेविंग था, मैंने पे कर दिया पेमेंट। ओके 2021 में मैंने पे किया, बट वहाँ पे मेरा ट्रस्ट लूज हो चुका था उस बैंक के लिए। ऑब्वियसली सो ट्रस्ट लूज होने के बाद अब बैंक के ऊपर तो ट्रस्ट है नहीं, तो मैंने उस एजेंट को बोला कि मैं आपको पे नहीं करूँगा, ओके आप मुझे बताइए कहाँ आके मुझे पे करना है, ओके मुझे कुछ लोकेशन बताइए, या मैं उस आपके बैंक के ब्रांच में जाके मैं पे करूँगा, मैं फिजिकली आपको नहीं दूंगा कुछ भी। समझ गया। सो उन्होंने मुझे बताया कि आपके नियरेस्ट ब्रांच में जाके आप पे कर दीजिए। हालांकि मैं उस बैंक का सेविंग अकाउंट का कस्टमर भी हूँ, ओके तो मैंने उनको बोला कि मैं अपनी ब्रांच में जाके पे कर दूंगा, आप मुझे आपका लोन अकाउंट नंबर बता दीजिए। उन्होंने मुझे RAR नंबर बताया, जो कि उनका एक डिपार्टमेंट नंबर था, ओके जो लोन अकाउंट नंबर के साथ लिंक होता है वो, ओके लोन तो वो लोन अकाउंट पे मैंने पे कर दिया। ठीक है। जाके मैंने बाकायदा कैश काउंटर पे पेमेंट किया एंड पेमेंट करके मैंने स्लिप ले ली। अब यहाँ मेरा ट्रस्ट अभी भी बिल्ड नहीं हो रहा है और मेरा ट्रस्ट लूज कर चुका हूँ उस बैंक के। अब 2021 चला गया, फिर आफ्टर पेमेंट मैंने उनकी स्लिप की कॉपी, सारी चीज़ें मैंने उस एजेंट को भेजी और एजेंट ने मुझे रिप्लाई किया कि सर आपको जो भी क्लोजर लेटर्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, वो आपके रेसिडेंशियल एड्रेस पे मिल जाए, कुरियर कर दिया जाएगा। अब 6 महीना गुजर गया, 8 महीना गुजर गया, लगभग 1 साल और गुजर गया। 2022 तक 21 के एंड में, दिसंबर नवंबर में, मैंने एक अपनी उसी बैंक की ऐप से एक सिबिल रिपोर्ट निकाली। ओके और सिबिल रिपोर्ट में मुझे एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मिला कि आपका जो लोन है वो ओपन है, लोन ओपन है। मैंने सिबिल रिपोर्ट ड्रैग की उसमें से, जो कोटक की ऐप पे हेल्प कर दिया आपको। मैंने सिबिल रिपोर्ट ड्रैग किया तो मुझे उसकी हिस्ट्री के अंदर मुझे ये लोन ओपन दिखा जी, और ना कि एक ही लोन, उस लोन के ऊपर 2 लोन दिखी, उसी लोन का सेम अमाउंट का मतलब दूसरा व्हीकल लोन पे 2 व्हीकल लोन। ओके 2 एक टाटा कैपिटल वाली जो पहली वाली, और कोटक ने टेक ओवर करने के बाद और एक लोन ओपन कर दिया, उससे दूसरा अकाउंट शो कर शुरू किया, मेरे नाम पे 2 लोन चल रही है। ओके अमाउंट सेम है, सब कुछ सेम है। ओके अब रीपेमेंट तो नहीं है, उसके बाजू में मुझे एक्टिव साइन दिखा कि ये लोन अभी भी एक्टिव है। ओके कोटक का। हाँ, तो मैं जैसे ही बाकी के लोग देख के सरप्राइज हो जाते हैं, मैं भी सरप्राइज हो गया कि यार अभी भी लोन क्यों एक्टिव है। हालांकि मेरी लोन तो 2015 में ही क्लोज हो चुकी है। ओके मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया है, 2021 आ गया, वो भी पेमेंट मैंने पे कर दिया है। स्टिल इन्होंने 2 साल और लगा दिए मेरे लोन को क्लोज करते करते। अब 1 साल तो ऑलरेडी हो चुका है जी। अब 2022 तक मैंने उनको अप्रोच किया, मेल पे कम्युनिकेशन किया, वो एजेंट को मैंने फ़ोन किया, वो तो रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। देन मैंने बैंक के जो भी ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है, मैंने उनको ईमेल किया कि मेरे ये ग्रीवेंसेस है, प्लीज़ रिजॉल्व इट। मुझे कोई रेजोल्यूशन नहीं आया, वहाँ से आए नहीं, कोई रिप्लाई नहीं बैंक से। ओके एंड सडनली बैंक से मुझे एक रिप्लाई आता है कि आपका जो कंप्लेन नंबर है, जो मैंने मेल पे लिखा था, हमने आपका एक एग्जीक्यूटिव हमारा है, उसे अपॉइंट किया गया है। तो उनका नाम था मिस्टर संतोष आर करके, उनका मोबाइल नंबर भी दिया था मुझे एंड बोला था कि आप इनको अप्रोच कीजिए, आपका केस उनके पास है। ठीक है। मैंने व्हाट्सएप चैट्स किए उनके साथ, काफ़ी की चीज़ें, फ़ोन पे बात की, फ़ोन तो मेरा उन्होंने उठाया नहीं कभी। ओके व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे, नो रिप्लाई, मैसेजेस भी नहीं मिले। फिर सडनली मुझे बैंक कम्युनिकेशन तो सब खत्म हो गया, वो बात ही नहीं कर रहे। मेरे पास व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स हैं उनके। 1.5 साल तक ये बातचीत चली। उस 1.5 साल के अंदर मैंने एक ईमेल, मुझे और एक आता है कि आपका NOC NDC जो भी डॉक्यूमेंट्स है नियरेस्ट ब्रांच में हमने कुरियर कर दिया, नो ड्यू सर्टिफिकेट। यस, हाँ, तो नो ड्यू सर्टिफिकेट कुरियर कर दिया, कुरियर कर दिया नियरेस्ट ब्रांच में। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि आप मुझे ब्रांच का एड्रेस दीजिए। करेक्ट। तो पिलर टू पोस्ट भाग रहा हूँ, ब्रांच के एड्रेस दिया, मुझे कुछ नहीं मिला जी। एक ब्रांच में गया, वो बोलते हैं हमारा केस नहीं है, आप ये ब्रांच में चले जाइए, कलीना ब्रांच में चले जाइए, ये ब्रांच में चले जाइए। जैसे कि आपने पुराने ऑफिस जैसे देखते हो, आपके
मतलब सरकारी काम जैसे बस होता उसी है पैटर्न में यहाँ से वहाँ, वो भी कोटक जैसी बैंक आपने बताया कि पिलर टू पोस्ट भाग रहा हूं पिलर टू पोस्ट भगा रही है। ये ब्रांच में जा रहा हूँ, वहाँ हमारे जा रहा पास हूँ। नहीं है ये, फिर उसी दौरान मैंने री अप्लाई किया, री कंप्लेन किया, वही सेम रिप्लाई मुझे बैंक से आया कि आपने आपके लिए ऑफिसर असाइन किया, सेम ऑफिसर सेम। ये पूरी कहानी ये 2 साल में चली, मतलब वापस वही बैक टू द स्क्वायर वन में हूँ। अब अक्टूबर 2023 में मैंने अगेन मैं फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ लोगों को, आपने लोन कब क्लोज किया था, कौन से साल में? 2015 में। सोचिए 2015 से आज यानी 2024 तक ये केस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। नहीं किया। अब 2022-23 के एंड में अक्टूबर में मैंने वापस एक रिपोर्ट पुल किया उसी बैंक के अकाउंट से। ओके, बैंक अभी भी ओपन है, वो केस मतलब केस अभी भी आपके लोन आपका ओपन है? यस, एक्टिव है और सिबिल मेरी इम्पैक्ट हो चुकी है। अब 2022 के दौरान मैंने अपनी सर्विस से रिजाइन किया। ओके, एंड आई डिसाइडेड कि मैं अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं। अब बिकॉज इस चक्कर में मेरा सिबिल इम्पैक्ट हुआ जी, तो बिजनेस मेरा चला नहीं, मुझे बिजनेस लोन की अप्लाई करनी थी जी। सिबिल के चक्कर में मेरा बिजनेस लोन नहीं मिला जी, एंड मुझे बिजनेस में भी लॉस हुआ अराउंड 30 लाख के आसपास का। तो मतलब एक बाइक लोन जो है वो आपको कितनी भारी पड़ गई? आप समझिए कि मतलब आपने एकदम बहुत एक साफ इंसान, मतलब जैसे एक आदमी कहता है कि भाई हमारे सपने होते हैं कि हम कमा रहे हैं, हम अच्छी जगह पे, ईज ऑफ कम्यूट के लिए आपने बाइक ले ली। अब बाइक लेने के बाद बाइक के पैसे भी पे कर दिए जस्ट बिकॉज बैंक वालों ने नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं इशू किया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पे इतना इम्पैक्ट आया कि मतलब आप अगला बिजनेस भी नहीं स्टार्ट कर पाते। और उसका कारण हुआ क्रेडिट स्कोर, जो कि है कंपनी सिबिल ट्रांस यूनियन, करेक्ट? यस जी, कहिए। अभी सिबिल जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि अभी ये डिटेल तो मैं आपको आगे एपिसोड के आगे मैं बता दूंगा जी। अभी मैं आपके मेरी केस जो है मैं वो खाली पोर्ट्रे कर देता हूँ। अभी 2022 के आसपास अक्टूबर 23 में मैंने वापस एक सिबिल रिपोर्ट पुल किया जिसमें वो एक्टिव अभी भी मुझे दिख रहा था। अभी ये दौरान और 6 मंथ्स निकल गए, मैं कोटक के साथ वही बात कर रहा हूँ कि आप मेरा लोन क्लोज कीजिए, लोन अभी तक एक्टिव है, मुझे कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। ओके, बैंक्स तो रिप्लाई नहीं कर रही थी। अभी रिसेंटली अप्रैल 2024 में मैं इंस्टा चेक कर रहा था एंड एक रील्स के माध्यम से मुझे पता चला कि आरबीआई ने कुछ एक गाइडलाइंस निकाला है जी, जो कहते हैं कि आपके लोन अगर क्लोज होने के 45 डेज में बैंक अगर आपको ना करे, चाहे आपका होम लोन हो, बाइक लोन हो या ऑटो लोन हो, कोई भी टाइप के लोन हो, क्लोजर नहीं करती है तो आरबीआई ने वो गाइडलाइंस दिया है कि बैंक इज लायबल टू पे यू द पेनल्टी। यस, तो उसमें कुछ मुझे आरबीआई के आईडीज मिले तो मैंने आपको भी अप्रोच किया था, तो आपने भी मुझे वही गाइड किया कि आरबीआई को आप अप्रोच कीजिए तो आपको क्लोजर मिल जाएगा। करेक्ट। मैंने अप्रैल 2000 आरबीआई ऑफिसर? नो नॉट येट, बट मैंने अप्रैल 2024 में आरबीआई के पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेन लॉक कर दी विथ ऑल दी एविडेंसेस, स्क्रीनशॉट जो कि मेरे पास आज भी मौजूद है। ठीक है, सारे सिबिल रिपोर्ट्स मौजूद है, सारे कम्युनिकेशन मेल्स मौजूद है जो बैंक ने मेरे साथ किए जी। सो आरबीआई में जैसे ही मैंने डाला, जैसे ही कंप्लेन डाला, कंप्लेन लॉक होने के 7 डेज में मुझे कोटक का अप्रोच आया, उसी एग्जीक्यूटिव का। ओके, सेम पर्सन का मुझे कॉल आता है। ओके, कि सर आपका एनओसी रेडी है सर, आपको एड्रेस बता दीजिए, मैं आपको कुरियर करवा देता हूँ जी। मैंने एड्रेस शेयर कर दिया उनको। अब वो बात होने के बाद भी उन्होंने कुरियर 3 महीने में किया। 3 महीने के बाद जुलाई में मुझे वो कुरियर रिसीव हुआ है जी। मैंने कंप्लेंट डाला और सरप्राइजिंगली और एक चीज मुझे पता चली कि आरबीआई ने कंप्लेंट डालने के बाद कोटक ने मेरे सिबिल रिपोर्ट से वो दोनों लोन एग्जिट ही कर दिए। दोनों मतलब लोन दिख ही नहीं रही मेरी हिस्ट्री में। ओके ओके। सो आप सोच सकते हो कि सिबिल जैसी एजेंसी जो आरबीआई रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ये प्राइवेट फॉर्म है कोई जी। करेक्ट। ट्रांस यूनियन इज अ यूएस बेस्ड कंपनी जो लोगों के क्रेडिट स्कोर डिसाइड करती है। ठीक है, हाँ। सो ये आरबीआई जिस एजेंसी को आप रिकॉग्नाइज करती है वो किस तरीके से मैनिपुलेट करती है कस्टमर के डेटा को। और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आप जब भी देखिए जैसे आपके केस में बिना आपके कंसेंट के ट्रांस यूनियन ने या सिबिल ने जो है आपके नाम पे एक लोन स्टार्ट कर दिया। क्यों? वो कहेंगे कि हमें बैंक ने डेटा दिया था। अरे बैंक ने डेटा दिया था लेकिन यू शुड टेक आवर कंसेंट, यू आर डिफाइनिंग आवर क्रेडिट हिस्ट्री। करेक्ट। सो इट शुड बी मैंडेट दैट सिबिल शुड टेक आवर कंसर्न। मतलब सिबिल ने हमारी
बारे में अगर आप कुछ लिखते हो तो हमें पूछो, तो वेरीफाई तो करो। नहीं, सिबिल का हर बार एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है, अपडेट विच वी हैव डन इट इज बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अरे मतलब तुम एक साइड रहोगे क्या? आइडियली देखा जाए तो सिबिल जो है एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिसके पास हमारे देश के सभी लोगों का डेटा है। मतलब आप सिबिल की वेबसाइट पे आप किसी का पैन कार्ड अकाउंट डालो, अगर आपका खुद का ओटीपी मांगेगी और आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा एक लूप होल है, और मैं तो कहूंगा कि इट इज अ कंसर्न ऑफ प्राइवेसी। जो हमारे जिंदगी में जो प्राइवेसी में जो सिबिल ने घुसपैठ किया है, वो बहुत ही एक सोचने वाली बात है। हालांकि उसमें मैं डाउन करूंगा कि आरबीआई में मैंने कंप्लेन डाली। कंप्लेन डालने के बाद आपकी ट्रेंडिंग इंडिया एक्स की टीम को मैंने अप्रोच किया। आपकी टीम से भी मुझे ये गाइडेंस मिला कि आप अपील तो कर दीजिए आरबीआई पे, बट फिजिकली एक नोडल ऑफिसर होता है जी, उनको फिजिकली जाके आप मिलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां जाके आपकी बात रखिए और आपका केस डालिए। तो आप गए थे आरबीआई की ऑफिस में? यस, मैं गया था रिसेंटली, अभी 1.5 महीने पहले, मतलब जून के मंथ में, जून जुलाई के मंथ में। जैसे ही मुझे एनओसी मिला उसके बाद मैंने अप्रोच किया आरबीआई को कि भाई मैंने आपका कंप्लेंट डाला है, आपकी पोर्टल पे स्टिल ओपन दिख रहा है, तो क्या केस है? बट आई वाज सरप्राइज्ड विजिटिंग दैट बैंक, आरबीआई के ब्रांच ऑफिस जो मुंबई सेंट्रल में है, तो जहाँ की सिक्योरिटी में रजिस्टर में भी आपको मेरी एंट्री मिल जाएगी। ओके, मुझे वहाँ पे एंट्री नहीं दिया गया। मुझे एंट्री नहीं दिया गया आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुझे नहीं मिला, जबकि आप कंप्लेंट करने गए थे एक बैंक के अगेंस्ट में। मुझे एंट्री नहीं दिया। मतलब आरबीआई बीइंग अ सेंट्रल एजेंसी जो कि मतलब बैंक्स को रेगुलेट करता है, वही अगर कस्टमर्स की बात ना सुने या कस्टमर्स को अलाउ ना करे, ये सरप्राइजिंग है मुझे जी। क्या हुआ, मैं जानना चाहूंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, मुंबई सेंट्रल ब्रांच में गया, सिक्योरिटी ने तो मुझे अलाउ किया कि ठीक है सर आप चले जाइए। मैंने उनको पूछा मुझे ये नोडल ऑफिसर से मिलना है। ऑनलाइन पोर्टल पे आपको नोडल ऑफिसर का नाम भी मिल जाता है जी। कुछ XYZ नाम था, तो मैंने उस एड्रेस के बेस पे मैं ऑफिसर को अप्रोच किया कि मुझे कंप्लेन करनी है, और मैंने ऑलरेडी कंप्लेन दी है, उसकी कॉपी भी मेरे पास थी। जैसे मैं रिसेप्शन पे अप्रोच करता हूँ, मुझे रिसेप्शन से अलाउ नहीं करता है। अच्छा, रिसेप्शनिस्ट ने उस नोडल ऑफिसर, आई डोंट नो वो नोडल ऑफिसर ही था, कौन था कॉल पे मुझे पता नहीं है ना, उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज किया। मुझे कॉल लगा के दिया और बताया गया कि आप इनसे बात कर लीजिए। मैंने कॉल पे बात की, उनको बोला कि सर मेरा ये कंप्लेन नंबर है, ऐसा वैसा है, या मैंने अप्रोच किया है, आरबीआई में कंप्लेन डाला है, तो मुझे स्टेटस जानना है। तो मुझे जो रिप्लाई मिलता है वो मेरे लिए शॉकिंग था। अच्छा, मुझे ये रिप्लाई मिलता है कि सर ऐसे बहुत सारे केसेस आरबीआई में आए हुए हैं, अच्छा, बट आप इतना अगर पैनिक होके और आप इतना चेस करोगे तो आरबीआई आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। अच्छा, और आपकी केस ऑलरेडी ओपन है और आपका वो क्लोजर आ जाएगा। अब उसके लिए 6 महीना भी लगे, 1 साल भी लगे, 1.5 साल भी लगे, या 2 साल भी लगे, मतलब एकदम कैजुअल अप्रोच। दिस इज अ कैजुअल अप्रोच। और मुझे ये स्टेटमेंट दिया उस कॉल पे जो बंदा था उससे। आई डोंट नो वो कॉल रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, आई डोंट नो, आरबीआई अपने रिकॉर्ड में चेक कर सकती है। मुझे यहाँ तक बताया गया कि सर आरबीआई डिसाइड करेगी कि आपका क्या कॉम्पेंसेशन अमाउंट है। अच्छा, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ही मैं कॉम्पेंसेशन अमाउंट मांग रहा हूँ कोटक बैंक से। करेक्ट, आपका और मेरा एनओसी मांग रहा हूँ, जो मुझे अभी तक नहीं मिला। तो गाइडलाइंस के हिसाब से तो बैंक इज लायबल टू पे मी टिल डेट, जब तक क्लोज नहीं होता। अब क्लोज अभी तक नहीं हुआ है जी। तो बैंक डिसाइड करेगी आरबीआई कि कितना मुझे कॉम्पेंसेशन मांगना है, ना कि गाइडलाइंस के हिसाब से ही मैं मांग रहा हूँ। हाँ करेक्ट। तो मैंने उन्होंने मुझे लास्ट में बोला कि सर एक काम कीजिए, आपकी जो भी फाइल है, मैंने उनको बताया कि मैं सारी केसेस की पूरी फाइल लाया हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारा जो बकेट है, हमारा कुरियर बकेट, उसमें आप डाल दीजिए आपका फाइल नंबर लिख के, कंप्लेन नंबर लिख के, वी विल गेट बैक टू यू। और आपका ये कंप्लेन नंबर और एक रजिस्टर होगा। अब पोर्टल पे जब चेक करता हूँ मैं, तो पोर्टल पे मेरा जो कंप्लेन नंबर के बाद जितनी भी कंप्लेन लॉक होती है वो क्लोज कर देते हैं। ओके, आरबीआई बोलते कि आपका ये कंप्लेन नंबर ओपन है, तो मैं दूसरे कंप्लेन आपकी क्लोज हो जाएगी। ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट स्टिल आरबीआई से मुझे कोई रेजोल्यूशन नहीं है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर। कितने दिन हो गए होंगे आपने आरबीआई को अप्लाई करने से आज तक? 2 अप्रैल आई अप्लाइड। ओके, अप्रैल से आज अभी 6 महीना हो चुका है। अब आई डोंट नो और कितने महीने लगेंगे। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर। मतलब ये मशीनरी और जो मैकेनिज्म है हमारे देश में कि अगर बैंक से गलती होती है तो एक बैंक के खिलाफ एक कंप्लेन करने के लिए 6 महीने से भी ज्यादा लगते हैं, और आरबीआई का एक ऑफिसर कहता है कि इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। वी आर नॉट लाइबल और बाउंड टू योर टाइमलाइन, एंड बैंक और आरबीआई विल डिसाइड कि कितना आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। यानी
एक तरफा अगर मैं कहूं कि न्याय चल रहा है। आप देखिए एक कंज्यूमर के साथ या एक बोरोवर के साथ क्या होता है, जो आपके केस से मैंने अभी तक समझा है कि आपको सिविल ने भी अपनी मनमानी की, आपकी बात तो सुनी नहीं, अपने आप आपके नाम पे लोन खड़ी कर दी, आपको पता ही नहीं जी। आइडली अगर दोनों साइड से, यानी अगर बोरोवर की बात सुनी जाती तो सिविल ने थोड़ी तो सेंसिटिविटी बताई होती कि भाई मैं आज इसका अगर नेगेटिव लिखता हूं तो इसकी लाइफ पे अफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाए, करेक्ट, बिजनेस लॉस हो गया क्योंकि आप उतना फंड नहीं अरेंज कर पाए, सो दैट इज अ लॉस। सेकेंड थिंग, आपने अभी आरबीआई का रवैया देखा कि आपने बोला नहीं, आपने जब कंप्लेंट किया तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हमको तो टाइम लगेगा, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारे पास बड़ी कंप्लेंट्स है। दीज आर दी ऑफिसर एंड दिस इज द रियल फैक्ट, जहां पे मीडिया भी बात नहीं करना चाहती। अगर आप किसी मीडिया चैनल को अप्रोच करें तो शायद वो लोग नहीं समझ पाते, वो लोग बोरोवर्स की जो दुख की बात है या हाउ अ लोन इज अफेक्टिंग। आप देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपकी कोई गलती नहीं है पूरे इसमें, आपकी एक मन में इच्छा थी कि आप एक बाइक ले लीजिए, लेनी थी आपको। एक बाइक के चक्कर में आज बिजनेस लॉस से लेके मेंटल हरेसमेंट से लेके जो इमेज जो आपकी खराब हुई है, वो सब चीजें एक साथ हो गई। और आप देखिए, आपने मुझे कहा कि 2015 से ये शुरू हुआ, सिलसिला 2024 तक चल रहा है, यानी कितने साल हुए। अभी इसी के अंदर मैं और एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा जो कि आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगी, मैंने आपकी टीम को भी डिस्क्लोज नहीं किया है। जी। 2000 ये आरबीआई में जब मैंने कंप्लेंट डाली, उसके बाद मुझे बैंक से उस ऑफिसर ने कॉल तो किया और मुझे बताया कि आपका एनओसी हम कुरियर कर रहे हैं। जी। अब कुरियर आया मुझे जुलाई 2024 में, वो उसमें एनडीसी भी था। जब मैं वो एनडीसी खोलता हूँ तो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट सामने आता है कि मैंने बैंक को जो पेमेंट किया है वो कोटक बैंक को किया है। ओके। एनडीसी आता है टाटा कैपिटल के नाम पे। ओके। एनडीसी की जो डेट है वो 2022 की है। ओके। मुझे वो लेटर मिला कौन सी डेट पे? जुलाई 2024 में, मतलब 2 साल के बाद मुझे वो लेटर आता है। ठीक है। अब उस एनडीसी में और एक चीज मैं आपको ऐड ऑन करूंगा कि बाइक लोन, जैसे मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो मुझे बताते थे कि कोई भी जो ऑटो सेक्टर में है वो बताते हैं कि आप कभी भी बाइक लोन लेते हो या कुछ लेते हो तो आपके आरसी बुक के ऊपर बैंक का नाम एंडोज होता है। करेक्ट। जब आप लोन क्लोज करते हो तो आपका वो एंडोज निकल जाता है। जी। वो निकालने के लिए आपको एनडीसी कॉपी डालनी होती है जी। और एक फॉर्म 35 मिलता है जो कि बैंक आपको देता है जी। जिसमें मेंशन होता है कि ये फॉर्म 35 इज वैलिड फॉर 90 डेज जी। अब अगर मैं उस लेटर को रेफर भी करूं तो सेम लेटर की डेट पे 2022 पे वो 90 डेज के बाद वो लेटर नल एंड वॉइड हो जाता है। करेक्ट। अब मैं तो ऑलरेडी 365 डेज का 1 साल होता है तो 2 साल तो ऑलरेडी आगे आ चुका हूँ तो 600 डेज तो मैं ऑलरेडी आगे आ गया। सो वो लेटर तो मेरे लिए अभी भी नल एंड वॉइड है। आरटीओ में तो मैं क्या करें उस लेटर का? मैं कुछ ही नहीं करता, कुछ नहीं कर पाते आप, अपने नाम पे वो गाड़ी ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे। अभी भी मैं वो अगर मैं बाइक बेचने भी जाऊँ तो मैं बाइक बेच नहीं पाऊंगा, बेच भी नहीं पाएंगे। सो अभी ये प्रॉब्लम्स तो अभी भी मैं फेस कर रहा हूँ जी जी। स्टिल मेरा लोन क्लोज नहीं हुआ है। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आरबीआई है और जो बैंक एंटिटीज है, कोई भी सीनियर मैनेजमेंट कोई देख रहा हो ये वीडियो जी जी, तो ये वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा जो भी एनडीसी है वो मुझे जल्द से जल्द इश्यू करें, नई डेट वाला, रिसेंट डेट वाला, प्लस जो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से मेरा कॉम्पेंसेशन अमाउंट बनता है वो मेरे फेवर में आप इशू कर दीजिए ऑब्वियसली। और जो आपकी डिमांड है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए कैसी एक सिंपल सी एक चीज थी कि एक इंसान को बाइक लेनी थी, बाइक लेने के बाद लोन चुकाने के बाद आज भी उस चीज को 9 साल के बाद भी अगर कोई बैंक उसे आपके नाम पे नहीं करता तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। और कहीं ना कहीं हमारी जो मैकेनिज्म है हमारे देश में, बैंकर्स की जो एक तरफ से मनमानी कही है, तो वो जो चल रही है उस पर कहीं ना कहीं हमें अंकुश लाने की आवश्यकता है। आरबीआई को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाने की आवश्यकता है, या अगर कहा जाए तो आरबीआई के रूल्स है लेकिन वो फॉलो नहीं किए जाते। कहीं ना कहीं आरबीआई को अप्रोच करने के बाद भी अगर सोल्यूशन नहीं मिलता तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसलिए शायद बाकी मीडिया इस चीजों को नहीं समझती होगी, लेकिन आज ट्रेंडिंग इंडिया एक्स की टीम ने ऐसे केसेस को हाईलाइट करने की कोशिश की है और आप हमारे इस शो में ऐसे केसेस को सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से, इस शो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जो भी टॉप ऑफिशियल्स है
वो देखे, उन्हें भी ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी कि हमारे देश में लोगों के साथ सच्चाई में या ग्राउंड लेवल पे क्या होता है। आपकी भी ऐसी कोई भी समस्या है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, तो हम आपको ये एक मंच देना चाहते हैं जहां पे आके आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाए और ऑफिशियल तक पहुंचाए। हम आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे और आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे।